सो वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी लोगों का दोबारा से इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोग ई पाठशाला के चैनल पे क्लास 12th के बच्चों के लिए नई सीरीज हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट और साथ में सोशोलॉजी और इकोनॉमिक की इस ई पाठशाला सीरीज पे आप सारे लोग देख रहे हैं। दोस्तों पार्ट 4 है और चैप्टर 3 है, यानी कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग में हमने पहले भी इस चैप्टर पे हमने 3 पार्ट अपलोड करे हुए हैं। वीडियो जाके ज़रूर वॉच आउट करेगा, चौथा पार्ट आपको जब जाके समझ में आएगा, अदरवाइज आपको चौथा पार्ट समझ में नहीं आएगा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम के साथ साथ आपके टेलीग्राम पे जुड़ना, तो आप ईपी फैमिली सर्च कर सकते हैं। फ़ायदा आपको ये रहेगा कि आप जो भी नोट्स हमारे थ्रू आपको मिलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वो सारे के सारे आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उसके साथ ज़रूर ज्वाइन होइएगा ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं फ्री में एक्सेस हो सके, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये पाठशाला के चैनल की खासियत यही है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा, ई पाठशाला फैमिली, ई पाठशाला के नाम से, और वहाँ पे हम लोग आप सभी लोगों के साथ लाइव बातें करते हैं। तो हमारा मेन जो अब टॉपिक रह रहा है, वो हमारा मेन टॉपिक रह रहा है हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। हमें पता है कि महाभारत एक ऐसा क्रिटिकल एडिशन है जिसको तैयार होने में कई साल लगे, लोगों ने बहुत लंबा समय दिया इस पे। लेकिन हमें ये भी समझना है कि महाभारत आज की डेट में भी इतनी ज़्यादा यूज़फुल क्यों है। आज के भी इतिहासकर्ता या आज के भी जो भी हिस्टोरियंस हैं, अभी लॉकडाउन के अंदर भी हमने देखा महाभारत को दोबारा से दिखाया गया, तो उसमें कुछ खासियत तो होगी जब भी तो दिखाने की कोशिश करी जाती है ना। और ये तो हमें पता है कि हमें जो भी क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ मिला, उन सब के एविडेंस हमें अलग अलग जगहों पे देखने को मिले। पाली में देखने को मिले, तेलुगु में मिले, संस्कृत में मिले, प्राकृतिक लैंग्वेज में मिले। और हमने ये भी देखने की कोशिश करी थी कि उस टाइम पीरियड के अंदर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल एक्सक्लूसिवली दिखाने की कोशिश करी गई थी कि पुरोहित पंडितों को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था। यानी कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो ब्राह्मण व्यवस्थाएं थी या वर्ण व्यवस्था थी, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। और जोर देने के लिए ये व्यवस्थाएं आज से नहीं चल रही थी। पुरुष शुक्ति मंत्र के अंदर इसके बारे में बताया गया था कि किस तरीके से मानव का विकास हुआ या मानव को कौन सी वर्ण व्यवस्था के अंदर रखा गया। अब यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी भाषा तो हमें समझ में आती है, पर विषय वस्तु जो है वो समझ में नहीं आती है। अब विषय वस्तु क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, कंटेंट यानी कि सामग्री, ये है क्या, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको वैसे समझ में नहीं आएगा आई थिंक, लेकिन अब हमें समझ में ये आना चाहिए कि आख्यान यानी कि सामग्री के बारे में, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं सेक्शन यानी कि डायडैक्टिक्स और उपदेशात्मक। मतलब महाभारत के अंदर हमने जो भी रिसोर्सेज पढ़ने की कोशिश करी है, महाभारत के अंदर हमें कहीं भी कोई भी चीज़ें मिली है, तो हमने ये देखने की कोशिश करी है कि महाभारत के अंदर हमें बहुत सारे रिसोर्सेज कुछ ऐसे उपदेश के रूप में मिले हैं और कुछ ऐसे विस्तार में बातें कराई गई है, कुछ ऐसे रूप में मिले। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो हमें पता होना चाहिए क्या, हमें पता होना चाहिए कि आप नोटिस करो कि संस्कृत के अंदर हमें वेद भी देखने को मिले थे और प्रशस्ति भी देखने को मिली थी। तो ये जो है ये पूरी तरीके से उपदेशात्मक नहीं था, इसमें बहुत बड़ा डिस्क्राइब करके लिखा गया था। तो ये आख्यान हो गए, सेक्शंस हो गए। इसके अंदर हमें कुछ भी जानने को मिला था महाभारत से रिलेटेड, या पुराने ज़माने में लोग कुछ भी लिखा करते होंगे वो आख्यान के बिहाफ पे लिखा करते थे और बहुत लंबे तरीके से उसे विस्तृत करके डिस्क्राइब करने की कोशिश करते थे। तो वेदों को देख लो या आप क्या कहते हैं प्रशस्ति को देख लो, संस्कृत के अंदर हमें देखने को मिलता था। पर डायडैक्टिक्स जो होते हैं, जो उपदेश देने वाली चीज़ें होती हैं, उसके अंदर आप नोटिस करोगे उसमें सोशल नॉर्म्स होते हैं। मतलब नॉर्मल क्या होता है, आज जैसे आप श्री कृष्ण जी ने अगर आपने देखा होगा कि अर्जुन को क्या कहते हैं, वो उस टाइम पीरियड के अंदर जब समझा रहे थे तो वो उपदेश दे के समझाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि सेक्शन जो होता है उसके अंदर स्टोरीज होती है, उसमें ये देखने को मिलता है कि कोई रणभूमि में कोई योद्धा जो होता है, अगर वो वीर गति को प्राप्त हो गया है तो उसकी स्टोरी को ये लोग आख्यान यानी कि कंटेंट स्टोरी के अंदर रखने की कोशिश करते थे। ये मोटा मोटा हमें समझ लेना है, हमें ज़्यादा डीपली तो जाना नहीं है, लेकिन बस हमें इतना समझ लेना है कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी डायडैक्टिक्स होते थे, जो उपदेश होते थे, वो उपदेश उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे इतिहासकर्ता बताते हैं कि महाभारत के अंदर जो भी बातें हो रही थी वो उपदेशात्मक हो रही थी। लेकिन वेदों के अंदर, प्रशस्तियों के अंदर कुछ भी लिखा जाता था उसमें स्टोरी राजा के बारे में, राजा की अच्छी चीज़ों के बारे में लिखने की कोशिश कराई जाती थी, तो वो सेक्शंस के अंदर आते थे। तो इतना आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ जाते हैं तो इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं कि लोग ये कहते हैं कि असल में जो क्या कहते हैं आपका महाभारत था उसे लिखा किसने था। तो बहुत
सारे लोग भट्ट सारथी या सूत नाम से चीजें बोलते हैं। द ओरिजिनली स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपाइज्ड बाय द चिरोइड्स ब्रेड्स नॉन एज द सूतास। ये है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। देखो, जब वॉर कोई लड़ने जाता होगा उस टाइम पीरियड के अंदर, तो रथ सारथी हुआ करते थे जो रथ संभाला करता था। अब अपने साथ उस समय उसके पास कैमरा तो होता नहीं था कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर ले और बाद में जाके फिर क्या कहते हैं वो अपने राज्य के अंदर दिखाए कि ऐसे 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 हुआ। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो ये चीजें नहीं दिखा सकता। तो उस टाइम पीरियड पे रथ सारथी, जिन्हें सूता बोलते हैं लोग, सूत बोलते हैं, सूत पुत्र, आपने सुना होगा सूत्र पुत्र कर्ण जो था वो भी था सूत पुत्र। तो सूत लोग वो होते हैं कि जो उस टाइम पीरियड पे महाभारत या युद्ध के अंदर कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो सामने से वो देख रहे हैं और अपने अपने दिमाग के अंदर उसको मेमोराइज करते चले जा रहे हैं। और मेमोराइज करने के लिए वो छोटे उपदेशात्मक चीज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं और वही सेम की चीज़ें वो जाके फिर वहाँ बताने की, जहाँ पे उन्हें बताना होता है, फिर वहाँ जाके उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए देखो, who generally accomplished a Kshatriya warriors to the battlefield and composed poem celebrating their victories and other achievement। कुछ नहीं करना होता इनका काम। ऑफ कोर्स इनका काम होता है कि जो भी बैटलफील्ड है उसमें राजाओं के साथ या अपने वॉरियर के साथ जाना, और जो भी कुछ हो रहा है उसके योद्धा के साथ, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उन सब को वो पूरी तरीके से अपने शब्दों में डिस्क्राइब करता है एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं वो लोगों को आके सुनाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कथा को सबसे पहले अगर लिखने वाला कोई बंदा होता होगा तो भट्ट सारथी होता था। भट्ट सारथी का मतलब रथ सारथी होता है और उसको इन्होंने सूत नाम से पुकारा है। नॉर्मल सा समझ लेना, कोई इसमें साइंस नहीं है। लेकिन जब ये श्लोक में बोला जाता है, श्लोकों में लिखा जाता है, और लिखने के बाद हमारे महर्षि वेद व्यास ने इसको फिर 1,00,000 श्लोकों के अंदर इसको लिखा, इसलिए महाभारत ग्रंथ इतना बड़ा हो गया, है ना। तो फिर बाद में हमें पता है ये लगभग 1,00,000 छंदों में, 1,00,000 श्लोकों में से लिखा गया और वेद व्यास के द्वारा इसको लिखा गया। इसके बारे में बताया जाता है कि 2200 BC से लेकर 200 CE के बीच में ये लिखा गया होगा। तो ये बस बताने की कोशिश करी गई है, जबकि मनुस्मृति जो है आप देख सकते हो वो क्या कहते हैं 200 BC से लेके 400 CE के बीच में लिखी गई थी। तो ये इतना समझना है, ठीक है। लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि शायद से लिखने में, इतना बड़ा श्लोक, इतना बड़ा ग्रंथ लिखने में उनकी तो हालत ख़राब हो गई, कितने सारे पेन इस्तेमाल करे होंगे। इतना अगर लिखने बैठते तो शायद से UPSC का पेपर ही क्लियर हो जाता। लेकिन दोस्तों सही मायने में ये रियलिटी किसे पता है, क्या है, कितना है, किसी को इतना नहीं पता। गणेश भगवान ने मदद करी थी या नहीं करी थी। तो अगर हम टाइम पीरियड देखें हम लोग, तो टाइम पीरियड तो देखो, ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है कि अशोक का इससे पहले था। तो इसका मतलब क्या है कि अशोक के बाद ये महाभारत की घटना हुई। तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी माना जा सकता है इंडिया के अंदर। तो ये है। फिर फाइनली हमें पता है बीबी लाल जी जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के थे, उन्होंने मेरठ के अंदर एक जगह ढूंढी हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर नाम कोइंसिडेंटली शायद से वही मिल गया होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब ये हस्तिनापुर को ढूंढा गया यूपी के अंदर, तो 1951 से 52 के बीच में, ऑफकोर्स जब हम लोग आज़ाद हो गए थे। आज़ादी के बाद ही ढूंढा जा सकता है, उसके बाद तो हम ढूंढ नहीं सकते, पहले ढूंढ नहीं सकते क्योंकि हम लोग गुलाम थे, है ना। तो यहाँ पे ब्रजेश बांसीलाल इन्होंने क्या कहते हैं इसको ढूंढ के दिखाया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या करा दोस्तों, उन्होंने 5th ऑक्यूपेशनल लेयर, इसका मतलब होता है मिट्टी की लेयर होती है एक। तो उन्होंने बताया कि जो ये क्या कहते हैं हमें स्ट्रक्चर मिला है ना, जो उनका हमें घर मिला है हस्तिनापुर के अंदर, वो हमें 5th लेयर, मिट्टी की 5वें लेयर पे जाके खुदाई करने के बाद हमें वो देखने को मिला है। तो वो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, इतना आप ज़रूर जानिएगा। अब ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड इन द महाभारत इज द्रौपदीज मैरिज विद द पांडवस। आज के डेट में भी हम लोग कह सकते हैं, अब ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से मैं से लिंक करने की कोशिश करूंगा, आज की डेट में भी हम लोग कह सकते हैं कि द्रौपदी की 5 पांडवों के साथ शादी होना वो लगता है कि इम्पॉसिबल जैसी स्थिति रही होगी, बस क्योंकि पॉलीएंड्री होता होगा। आज के टाइम पीरियड में कहीं देखने को नहीं मिलता है कि एक ने 5 हस्बैंड्स के साथ शादी करी है, 5 लोगों के साथ शादी करी है, ये हमें कहीं देखने को मिलता है। सिर्फ ये हमें महाभारत में देखने को मिलता है। रियल में एक लड़की 5 बॉयफ्रेंड रख सकती है, पर 5 पति रखना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी, स्टडी करी, और उन्होंने पाया कि सही मायने में इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो ज़रूर होगा। तो लॉजिक इसमें बताया जाता है, मे भी शायद से ऐसा होता होगा कि प्रैक्टिस ऑफ द पॉलीएंड्री मे हैव सीम अनयूजुअल और इवन अनडिजायरेबल फॉर द ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये बिल्कुल सही है कि बहुपत्नी प्रथा उस टाइम पीरियड पे अनयूजुअल और अनडिजायरेबल होती होगी ब्राह्मणिकल के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें शायद से उस टाइम पीरियड पे
वॉर का ज़माना रहता होगा बहुत ज़्यादा और लोग युद्ध पे जाते होंगे, तो उस टाइम पीरियड पे हम कह सकते हैं कि पॉलीएंड्री करना इम्पॉर्टेंट हो जाता होगा, क्योंकि युद्ध के लिए एक देवी उनके पति के थ्रू, उनके पति के रक्षा के लिए उनके पत्नी का पूजा करना ज़रूरी होता होगा, इसीलिए ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है। और शायद से वहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरठ के अंदर वहाँ पे सेक्स रेशियो जो फीमेल का है वो कम होता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे आज भी हरियाणा के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे फीमेल रेशियो जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। 2021-22 के अंदर अगर हम देखें तो वो तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है ना। तो ये एक थोड़ा सा इशू है जो हमें देखने को मिलता है। अब महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ऑफकोर्स सभी को पता है। एक तो बहुत सारी लैंग्वेज में से लिखा गया है, कोई ये पर्टिकुलर नहीं बोल सकता कि भाई यही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसे बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा गया है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि इसको अलग अलग वर्जन में लिखा गया है और इसकी ओरिजिनल स्टोरी को उठा के लोगों ने अपने हिसाब से क्या कहते हैं नई नई चीज़ें जो है बोलने की कोशिश करी है। लोग पेंटिंग बना रहे हैं, लोग अपनी महाभारत की छोटी छोटी स्टोरी को उठा के डिपिक्टेड करके अपनी कुछ सोच डाल दे रहे हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि आपने आशुतोष राणा की एक रश्मि रति जो है वो आशुतोष राणा ने तो नहीं बोला, लेकिन आशुतोष राणा ने अपनी आवाज़ में उस रश्मि रति के अंदर जो बातें लिखी गई है, तृतीय स्वर्ग है रश्मि रति का अलग से बुक है, उस बुक में महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश करी गई है ना। सेकंड गेम के अंदर गणेश गायटोंडे भी बोलता है कि तुमने कौन सी महाभारत पढ़ी है ना। तो महाभारत भी अलग अलग लोगों ने लिखी है अपने अपने तरीके से, लेकिन मेन रचयिता वेद व्यास है। ये डायनेमिक टेक्स्ट इसीलिए है क्योंकि आज भी लोग इसको अपने अपने तरीके से क्या कहते हैं प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं सूद पुत्र कर्ण के बारे में भी लोगों ने बोला है कि क्या कहते हैं कौरवों को तुम रखो में पांडवों की भीड़ से, है ना। तो जो लड़ ना सका वो मतलब कौन सा वीर है, ऐसा कुछ है स्टोरी, तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो वो मैं उस बिहाफ पे कह सकता हूँ कि ये जो ब्राह्मणिकल आपका क्या कहते हैं महाभारत टेक्स्ट है वो एक कंटिन्यूसली डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील है, बदलता रहता है। लोग अपने हिसाब से इसका डिस्क्रिप्शन देते रहते हैं। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर यही था। ई पाठशाला फैमिली पे ज़रूर जुड़िएगा, एपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट, इससे आपको सभी लोगों को नोट्स मिल जाते हैं। वीडियो तो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जब तक मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर तो ये खत्म हो गया। आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी लगी, हमें क्या और स्टार्ट करना चाहिए, हमें ज़रूर बताने की कोशिश करेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।